ग बिंदु जो है वो है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति की परिभाषा, वही बात संज्ञा की या पद, उसकी परिभाषा सर्वनाम की, अव्यय की, व्याकरण की, ये जो परिभाषाएं हैं उसी में शब्द की परिभाषा यानी शब्द क्या है, शब्द शक्ति क्या है, परिभाषा इसकी आप लिखने जाएंगे या बताने जाएंगे तो जैसे एक वर्ण या उससे अधिक वर्णों के मेल से जो समूह बनता है उसे शब्द कहते हैं। किंतु किसी शब्द का अर्थ उसके प्रयोग पर निर्भर करता है, अतः शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को या उसके संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। दो बातों की परिभाषा आपको यहाँ बतानी है, शब्द और शक्ति। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, किंतु किसी शब्द का अर्थ उसके प्रयोग पर निर्भर करता है, अतः शब्द में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात शब्द और अर्थ का संबंध ही शब्द शक्ति है, अथवा बुद्धि का वह व्यापार या क्रिया जिसके द्वारा किसी शब्द का अर्थ निश्चित रूप से ज्ञात होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द के अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्यों में किसी ने इसे शक्ति, किसी ने वृत्ति और किसी ने इसका नाम जो है वो व्यापार बताया है। आचार्य विश्वनाथ ने शक्ति कहा है इसे, आचार्य नागेश ने इसको वृत्ति कहा है और आचार्य मम्मट ने इसके लिए व्यापार शब्द का उल्लेख किया है। वस्तुतः शक्ति, वृत्ति और व्यापार तीनों शब्द समानार्थी हैं, इनका अर्थ एक ही निकलता है। शब्द शक्ति के प्रकार। शब्द शक्ति के अनुसार शब्द तीन प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। इन तीन प्रकार के शब्दों से तीन प्रकार के अर्थ निकलते हैं। वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ वाच्यार्थ या मुख्यार्थ या अविधेयार्थ कहलाता है। लक्षक शब्द से निकलने वाला अर्थ लक्ष्यार्थ तथा व्यंजक शब्द से निकलने वाला अर्थ व्यंग्यार्थ या प्रतीयमानार्थ कहलाता है। शब्द एवं अर्थ के संबंध के अनुसार शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तीन। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इस प्रकार से शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब अभिधा शक्ति क्या है? अभिधा शब्द शक्ति की जो परिभाषा है वो क्या है? अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए रामदहिन मिश्र ने कहा कि साक्षात सांकेतिक अर्थ के बोधक व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्य मम्मट ने उसके लिए बताया कि साक्षात सांकेतिक अर्थ जिसे मुख्यार्थ कहा जाता है, इसका बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं कि किसी शब्द के मुख्यार्थ का, वाच्यार्थ का, सांकेतिक अर्थ का, सरलार्थ का, शब्दकोशीय अर्थ का, नामवाची अर्थ का, लोक प्रचलित अर्थ का या अभिधेय अर्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति है वो अभिधा शब्द शक्ति होती है। अतः शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझ जाता है
या समझा जाता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द का मुख्यार्थ क्या है, इसका पता वाक्य के अन्य शब्दों के संयोग, वियोग, साहचर्य, औचित्य आदि से लग जाता है। यथा जैसे परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत, उक्त पंक्ति में परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत, ये जो पंक्ति है इसमें आराम शब्द का अर्थ बगीची है, आराम नहीं। आराम शब्द का अर्थ यहाँ इस पंक्ति के अंदर बगीची से किया है, जबकि हम अंग्रेजी के रूप में रेस्ट करना है या आराम करना है, वो नहीं है। यह अर्थ प्रकरण से लिया गया है। जनक की पुण्य वाटिका का प्रसंग यहाँ पर चल रहा है। इसी प्रकार गज पालक गज को नहलाता है, गज पालक गज को नहलाता है में गज का अर्थ साचर्य से हाथी लिया जाएगा, तथा जा राधा गज ले आ कुछ कपड़ा नापना है। इस वाक्य में गज का अर्थ नापने का गज, जिसे फिता या इंची टेप भी कहते हैं। 3 फुट का एक मापदंड होता है, गज में 3 फुट का माप होता है, यानी 36 इंच से लिया जाएगा। हम सामान्य वार्तालाप या व्यवहार में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह गाय चर रही है, मोर नाच रहे हैं, शीला बाजार गई है, आंशिका सो गई रही है, इस प्रकार कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार होते हैं। शेर जंगल में रहता है, गाय घास चर रही है, भैंस दूध देती है, विष्णु ने नारद को हरि का रूप दिया, बंदर का रूप। अंशु पुस्तक पढ़ रहा है, रमा के हार के मोती कीमती हैं। गांधी जी हस्तलेख की स्वस्थता पर अधिक बल देते हैं। अर्जुन धनुर्विद्या में प्रवीण था। ऐसे वाक्य अविद्या शक्ति से जो प्रकट होते हैं वो आपको पहचानने हैं। अविद्या शक्ति से 3 प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, यानी शब्दों का जो प्रकार बताया है अविद्या शब्दी के अनुसार, वो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। 3 प्रकार के रूढ़ शब्दों का अर्थ बोध जातिवाचक संज्ञा से होता है, जैसे गाय, घोड़ा, हाथ, सिर इत्यादि। यौगिक शब्दों का प्रकृति और अवयव की सहायता से अर्थ बोध होता है, जैसे भूपति शब्द में भू और पति 2 अव्यय हैं, जिनका अर्थ पृथ्वी और स्वामी है, यानी पृथ्वी का स्वामी राजा अर्थ हुआ। इस प्रकार हिमकर, जलधर, सुधांशु, दिवाकर आदि शब्द बने हैं। योग रूढ़ शब्दों की संरचना यौगिक शब्दों के समान होती है। उनका दूसरा अर्थ होते हुए भी वे किसी एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे जलज, गिरिधर, पंकज, लंबोदर, गजानन, दशानन इत्यादि। आप देखिए, जलज शब्द, गिरिधर शब्द, पंकज शब्द, लंबोदर शब्द, गजानन, दशानन, यहाँ पर किसी व्यक्ति या किसी लोक देवता या देवता के बारे में कुछ बात आपको बताई है। गिरिधर यानी गिरि यानी पर्वत को धारण करने वाला, कहीं उसका अर्थ तीसरा निकलता है श्री कृष्ण जी। पंकज, लंबोदर, लंबा है, पेट बड़ा जिसका, लंबा बड़ा।
वो कौन है? श्री गणेश जी। गजानन, गज जैसा मुख, हाथी जैसा, वो भी कौन है? गणपति। दशानन, 10 हैं। आनंद, मुख्य जिसके, वो कौन है? रावण। इत्यादि शब्दों का प्रयोग। लक्षणा शब्द शक्ति। आचार्य मम्मट के अनुसार मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस क्रिया या शक्ति से मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ लिखित हो उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में मुख्य अर्थ के बाधित होने पर उससे संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के लिए 3 बातें आवश्यक होती हैं। शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा पड़े, शब्द के मुख्यार्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ लिया जाए, उस शब्द के लक्षणार्थ को ग्रहण करने का कोई विशेष प्रयोजन हो। उदाहरणार्थ, देवदत्त सदा चौकन्ना रहता है। इसमें प्रयुक्त चौकन्ना का मुख्यार्थ है 4 कानों वाला। यहाँ मुख्यार्थ में बाधा होती है क्योंकि देवदत्त के 2 ही कान हैं, 4 नहीं। अतः इससे संबंधित अर्थ सावधान होना लक्षणा शक्ति द्वारा ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि ऐसा कहने की रूढ़ि है। अतः लक्षणा द्वारा इस वाक्य का अर्थ होगा देवदत्त सदा सावधान रहता है। लक्षणा में किसी शब्द का साधारण अथवा व्यावहारिक अर्थ नहीं लगाया जा सकता, वरन अन्य लक्षित अर्थ ढूंढा जाता है। लक्षणा के मुख्य 2 भेद होते हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा क्या है? जब किसी काव्य, रूढ़ि या परंपरा को आधार बनाकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, वहाँ रूढ़ा लक्षण शब्द शक्ति होती है। अर्थात रूढ़ा लक्षण शब्द शक्ति में शब्द अपने नियत या मुख्य अर्थ जोड़कर रूढ़ि या परंपरा प्रयोग के कारण भिन्न अर्थ यानी लक्ष्यार्थ का बोध कराता है। जैसे राजस्थान जाग उठा है, इस वाक्य में राजस्थान प्रांत विशेष है, किंतु किसी प्रांत में जगने या उठने की शक्ति नहीं होती है। वहाँ की जो जनता है वो जागरूक हो गई, उससे राजस्थान जाग उठा है शब्द का प्रयोग होता है। अतः मुख्यार्थ में बाधा पड़ने पर उससे संबंधित अर्थ राजस्थान के निवासी जो राजस्थान में रहने वाले हैं उनका जो लक्ष्य है उस लक्ष्यार्थ से लिया जाएगा। इस प्रकार राजस्थान जाग उठा है का लक्ष्यार्थ हुआ राजस्थान के निवासी जाग बैठे उठे। रूढ़ा लक्षणा के कुछ उदाहरण इस प्रकार और हैं। पंजाब शेर है, मेवाड़ वीर है, तलवारें चल रही है, लाल पगड़ी आ गई, बाजार में लाठियां चल गई, उसने तो मेरी नाक काट दी, पुलिस को देख चोर 9 2 11 हो गए। इस प्रकार के जो वाक्य हैं, उदाहरण हैं, वो रूढ़ा लक्षणा के उदाहरण हैं। विशेष रूप से हिंदी के सभी मुहावरे रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आते हैं। प्रयोजनवती लक्षणा, जब किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, अर्थात जहाँ मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होता है। जैसे गंगा पर घर है। अब गंगा पर घर यानी नदी के ऊपर थोड़ी बना हुआ है, गंगा पर घर है, गंगा नदी है और उस पर घर नहीं बनाया जा सकता। यहाँ मुख्यार्थ के बाधित होने से प्रयोजन वाला अर्थ गंगा का किनारा है, यानी उसके किनारे घर लिया जाएगा। अतः इसका लक्ष्यार्थ होगा गंगा के किनारे पर घर है। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं, वह तो मीरा बैल है, सीता गाय है,
लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे, सरदार पटेल भारत के लौह पुरुष थे, अब सिंह अखाड़े में उतरा है, दिल का टुकड़ा कहाँ गया, इत्यादि जो वाक्य हैं इनमें भी प्रयोजनवती लक्षणा देखने को मिलता है। अभिधा और लक्षणा में अंतर, दोनों के अंदर अंतर क्या है? अभिधा शब्द शक्ति मुख्यार्थ का बोध कराती है, जबकि लक्षणा शब्द जो शक्ति है वो मुख्यार्थ के बाधित होने पर उससे संबंधित अर्थ का रूढ़ि अथवा प्रयोजन से ज्ञान कराती है। जब शब्द शक्ति या शब्द का अर्थ अभिधा से स्पष्ट नहीं होता तब लक्षणा शक्ति से उसका लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है। उदाहरणार्थ गाय दूध देती है में गाय शब्द में अभिधा शब्द शक्ति का बोध होता है, जबकि उस बुढ़िया को मत सताओ वह तो निरी गाय है। यहाँ निरी गाय में लक्षणा शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है। अगला है व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द के जिस व्यापार से यानी जिस भाव से मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति जानकारी होती है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति शब्दों के मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ के पीछे छोड़ती हुई उसके मूल में छिपे एकत्रित अर्थ को प्रकाशित करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अभिधा और लक्षणा अपने अपने अर्थ का बोध कराकर जब शांत हो जाती हैं तब जिस शब्द शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना में अनेकार्थ ध्वनि होती है, उसमें अनेक अर्थों का चमत्कार पाया जाता है। अभिधा और लक्षणा का संबंध केवल शब्द से ही है, जबकि व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होती है। जैसे रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गयन उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द का जो मुख्य अर्थ है वो है जल। अभिधा और लक्षणा के आधार पर इस दोहे का अर्थ विशेषकर पानी का नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पानी शब्द का अर्थ मोती के पक्ष में, कांति यानी मनुष्य के पक्ष में, प्रतिष्ठा और चून के पक्ष में जल है। इन अर्थों की प्रतीति व्यंजना से हुई। इसी प्रकार मार्ग में चलते किसी ने कहा अंधेरा हो गया या अंधेरा हो गया, वाक्यांश का अर्थ अभिधा और लक्षणा से स्पष्ट नहीं होता। व्यंजना से इसके अनेक अर्थ ध्वनित होते हैं। खिलाड़ी इसका अर्थ लेंगे खेलना बंद करो, दूर जाने वालों के लिए इसका अर्थ होगा जल्दी जल्दी चलो। सिनेमा प्रेमी इसका अर्थ लेंगे सेकंड शो का समय हो गया है। अतः व्यंजना में अनेक अर्थों का चमत्कार पाया जाता है। यहाँ पर जो अन्य उदाहरण हैं वो इस तरह से हैं कि किसी मूर्ख को कहा गया है तुम तो बृहस्पति हो। अब यहाँ मूर्ख को बृहस्पति क्यों कहा? छात्रों ने गुरुजी से कहा 4:30 बज गए। इसका क्या तात्पर्य हुआ, क्या संकेत था? हम सो कही लई सो सुनी के जिए गुण लेहु अपाने, कहे अबला कहे दशा दिगंबर सम्मुख करो पहचाने। ये पद्यांश है। व्यंजना शक्ति के भेद। व्यंजना शक्ति के मुख्यतः 2 प्रकार के भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। इस तरह शाब्दी व्यंजना की जो परिभाषा है वो क्या होती है? शाब्दी व्यंजना किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त व्यंग्यार्थ जब किसी शब्द विशेषण के प्रयोग पर ही निर्भर करता है, अर्थात उस शब्द के हटाने पर या उसके स्थान पर उसके किसी पर्यायवाची शब्द रखने पर व्यंजना नहीं रह पाती, वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। अतः शाब्दी व्यंजना
केवल अनेकार्थ शब्दों में होती है। जैसे चिर जीवो जोरी चूरे, क्यों न सने गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, वे हलदर के वीर। हलदर के वीर किसको कहा है? किसान को। यहाँ वृष भानुजा के दो अर्थ हैं, गाय तथा राधा। वहीं हलदर के भी दो अर्थ हैं, बलराम और बैल। बलराम किसान था, वो भी हल को धारण करता है, लेके जाता है। बैल उसको खींचता है, जो कृष्ण के भाई थे बलराम जी। अतः शब्दों के दोनों अर्थों पर ध्यान दे जाने से ही छिपा हुआ अर्थ व्यंजित होता है। दूसरे उदाहरण, जैसे पानी गयन उबरे मोती मानस चून। पानी गयन उबरे न मोती मानस चून, इसके अंदर आपको जो बात बताई है वो शाब्दी व्यंजना के उदाहरण को प्रयुक्त किया है। इस तरह से इसका अगला जो भाग है वो आर्थी व्यंजना। अब आर्थी व्यंजना क्या है? जब व्यंजना किसी शब्द विशेषण या विशेषण पर निर्भर न हो, अर्थात उस शब्द का पर्याय रख देने पर भी बनी रहे, वह आर्थी व्यंजना होती है। आर्थी व्यंजना बोलने वाले, सुनने वाले शब्द की स्नादि, प्रकरण, देश काल, कंठ स्वर इत्यादि का बोध कराती है। यथा जैसे सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन है जात अजो बहे या यमुना के तीर। यहाँ पर आपको जो बात बताई है वो कृष्ण के वियोग में राधा या गोपी के हृदय में कृष्ण के साथ यमुना तट पर बिताए गए दिनों की, उनकी खेल, क्रीड़ा, विलास आदि के विषय में बताया गया है। लक्षणा व व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर अंतर क्या है दोनों में? लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर मुख्यार्थ के बाधित होने पर किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर लक्ष्यार्थ से अभिप्रेत अर्थ का बोध होता है, जबकि व्यंजना शब्द शक्ति में न तो मुख्यार्थ से और न ही लक्ष्यार्थ से, बल्कि कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ या व्यंजित व्यंग्यार्थ से अभिप्रेत अर्थ का बोध होता है। उदाहरण जैसा लक्षणा शब्द शक्ति का है, मैंने उसे नाकू चने चबा दिए। अब व्यंजना शब्द शक्ति, बातें करती हुई गृहिणी ने कहा, अरे संध्या हो गई। अभिधा और व्यंजना में अंतर। अभिधा शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराती है, जबकि व्यंजना से अभिधा और लक्षणा से विशेष अर्थ का बोध होता है। जैसे आंखें लाल होना का सामान्य अर्थ है किसी रोग के कारण आंखों में लालिमा झलकना, लेकिन उसका विशेष अर्थ जो है वो क्या है? क्रोधित होना, गुस्सा आना, या फिर मदिरा पान किए हुए होना, नशा किसी प्रकार का। प्रथम अर्थ का बोध अभिधा शब्द शक्ति से और द्वितीय अर्थ का बोध व्यंजना शब्द शक्ति से होता है। अब जो भाग हमने पढ़ा है उस भाग के जो प्रश्न हैं वो आपको पूछे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अभिधा शब्द शक्ति से व्यक्त होने वाले अर्थ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लक्ष्यार्थ कहा जाता है, वाच्यार्थ कहा जाता है, न्यार्थ कहा जाता है या व्यंग्यार्थ? इसका उत्तर आपको बताना है। ये आपको खुद को जो है इन उत्तरों को निश्चित रूप से पढ़ते हुए बताना है, सोचना है, और फिर नीचे जो उत्तरमाला के वर्णाक्षर दिए हैं
उनसे आपको मिलाना है कि आपका सही आया या गलत। इसको अध्ययन करते हुए इस प्रश्न का वर्ण अक्षर आप अपने किसी कागज़ पेन से लिख लें और फिर उत्तरों से मिला लें। लक्षणा शब्द शक्ति से कौन सा अर्थ निकलता है? मुख्यार्थ, व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ या वाच्यार्थ? जहाँ एक तकनीकी असुविधा के लिए खेद चाहता हूँ, जहाँ एक कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ होते हैं, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना, अभिधा, लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा। अभिधा शब्द शक्ति से कौन सा अर्थ नहीं लिया जाता है? वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, सरलार्थ, प्रयोजनार्थ। निम्नलिखित में व्यंजना शब्द शक्ति किस वाक्य में है? राजस्थान जाग उठा, मोहन शेर है, कमल बुद्धिमान है, अंधेरा हो गया सेठ ने नौकर से कहा। इनमें आपको बताना है। निम्नलिखित में से किस शब्द शक्ति में व्यंग्यार्थ होता है? लक्षणा, व्यंजना, अभिधा, रूढ़ा लक्षणा। रजनीगंधा खिल गई, इस कथन में शब्द शक्ति कौन सी है? लक्षणा है, अभिधा है, आर्थी व्यंजना है या शाब्दी व्यंजना? चट्टानों की छाती से दूध निकालो, प्रस्तुत कथन में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, प्रयोजनावती या रूढ़ा लक्षणा? इन 8 प्रश्नों के उत्तर आप अपनी ईमानदारी से पढ़ते हुए अलग से किसी कागज़ पर उतारें और फिर यहाँ जो उत्तर वर्णाक्षर दिए हैं इनसे मिला लें। फिर आता है इसके अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अति लघुत्रात्मक प्रश्न। निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। उपयुक्त वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? परिभाषा भी लिखिए। इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है और लक्षणा शब्द शक्ति जो है उसकी परिभाषा मुख्य अर्थ के बाधित होने पर उससे संबंध रखने वाले अन्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत। उपयुक्त वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? इसकी परिभाषा भी लिखनी है। इस वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति है। शब्द के सांकेतिक सीधा सादा निश्चित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। शब्द का जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से अर्थ नहीं निकलता है तब इन दोनों से भिन्न कोई विलक्षण या चमत्कारी अर्थ का जिस शब्द शक्ति से बोध होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति व्यंजना कहलाती है। लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर को स्पष्ट कीजिए। लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ के बाधित होने पर उसके सहयोग से अन्य आरोपित अर्थ लिया जाता है, परंतु व्यंजना में शब्द का वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ नहीं निकलता, अपितु कोई विलक्षण चमत्कारी अर्थ निकलता है जिसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है। उपयुक्त वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? इसकी परिभाषा भी बतानी है। इस वाक्य के अंदर अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? परिभाषा बताइए। इस वाक्य के अंदर रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। जब किसी काव्य रूढ़ी या परंपरा का आधार बनाकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है वह रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसकी परिभाषा है। अध्यापक जी ने कहा रमेश तो गया गधा है। इस वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? इस वाक्य के अंदर प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। इसकी परिभाषा है जब किसी विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्षणार्थ में किया जाता है, अर्थात वहाँ मुख्यार्थ किसी प्रयोजन के कारण लक्ष्यार्थ का बोध कराता है।
वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जहाँ शब्द का मुख्यार्थ लोक प्रचलित सामान्य अर्थ का बोध होता है, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है, और जहाँ मुख्य अर्थ के सहयोग से उससे भिन्न या आरोपित अर्थ व्यक्त होता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे अभिधा राम पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। और लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, जिसके अंदर लाला लाजपत राय के लक्षण को बताया गया है। आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण दीजिए। जहाँ व्यंग्यार्थ किसी अर्थ विशेष पर आधारित होता है, वहाँ आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। उदाहरण, श्रीमान 5 बज गए हैं। व्यंग्यार्थ जहाँ पर होता है। तिल भर ने आगे बढ़ रहे, आ वीर हो निश्चय बढ़े। उपयुक्त वाक्य में निहित शब्द शक्ति का नाम लिखते हुए उसकी परिभाषा बताइए या दीजिए। इस वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है। जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न तो मुख्यार्थ से होता है और न लक्ष्यार्थ से, अपितु कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ से व्यंग्यार्थ प्रकट हो, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। निम्नलिखित वाक्यों में किस किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? देश की नाव मझधार में है, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। माता ने पुत्र से कहा अंधेरा हो गया है, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। मैं हंसी नहीं कर रहा हूँ, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, इसमें अभिधा शब्द शक्ति है। इस प्रकार हमारे इस व्याकरण का भाग, व्यावहारिक व्याकरण का भाग जो गए था, वो शब्द शक्ति का पूर्ण करते हुए आज के इस एडिशन में इतनी ही जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें, और साथ में बेल को दबाना ना भूलें। किसी प्रकार का कोई प्रश्न या भाग समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और हमारे इस चैनल से संबंधित जो संदेश आप तक पहुंचाया जाता है टेलीग्राम के माध्यम से, उससे भी आप अधिक से अधिक जुड़ें। इस प्रकार के शिक्षा से संबंधित जो हालों के एडिशन हैं, वीडियो हैं, वो आपको यूट्यूब के माध्यम से हम समय समय पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। नमस्कार।